फोटॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं एक कंसेप्ट को और समझाना चाहूंगा। इस कंसेप्ट को पहले मैं आपको सोचने के लिए दूंगा, फिर समझाऊंगा। दिस इज अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, अ स्टेशनरी फ्री एंड आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। Free and isolated electron, and this is a photon. यह एक स्टेशनरी फ्री और आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है और यह एक फोटॉन है। अभी तक हम हमेशा यह एज्यूम करते चले आए हैं दैट दिस इलेक्ट्रॉन would absorb this photon completely. अभी तक फोटॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम यह एज्यूम करते चले आए हैं that this electron would absorb this photon completely. मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होता। Prove that this photon can never be completely absorbed by this electron. Completely absorbed by this electron. प्रूव कीजिए कि यह इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कभी नहीं कर सकता। प्रूव दैट दिस फोटोन कैन नेवर बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय दिस इलेक्ट्रॉन। यह फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कभी नहीं हो सकता, इस बात को प्रूव कीजिए। 3 से 4 मिनट का समय दूंगा, फिर मैं समझा दूंगा। चलिए मैं इसे प्रूव करता हूं, मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। साधारण सा प्रूफ, फिर कोई ज्यादा गड़बड़ वाला नहीं है, सीधा सीधा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स assume that this photon get completely absorbed by an electron. Let's assume that this photon got completely absorbed. अब यदि यह फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है तो दो कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो हमेशा ही होल्ड करेंगे। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जिसको आइंस्टाइन ने कभी भी डिनाई नहीं करा है, एंड हेंस P should remain constant. मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को न्यूटन ने ये जो कंसेप्ट दिया था, ये जो प्रिंसिपल दिया था, इसको आइंस्टाइन ने कभी भी चैलेंज नहीं करा, इसको कभी भी डिनाई नहीं करा। ये मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना चाहिए। दूसरी बात, यदि मास को भी एक एनर्जी का ही फॉर्म देखें तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इंक्लूडिंग मास एनर्जी, यदि मास को भी एक एनर्जी का फॉर्म देख रहे हो और हर जगह मास एनर्जी भी अकाउंट कर रहे हो तो मास एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी लगाया जा सकता है। आफ्टर absorbing this photon, this electron starts moving with some velocity v, and its moving mass is m.
रिमूव करने लगा तो इसका मास है रेस्ट मास m नॉट, रेस्ट मास m नॉट, मूविंग मास को m हो जाएगा। अब हम कहते हैं बाय मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन हम कह सकते हैं इनिशियली फोटोन का मोमेंटम h अपॉन लैम्डा, डी ब्रोगली इक्वेशन, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम m नॉट इंटू जीरो। देयर इज इनिशियल मोमेंटम, इसका h अपॉन लैम्डा, इलेक्ट्रॉन का m नॉट इंटू जीरो, और एब्जॉर्ब होने के बाद इसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी। m इंटू वी, दस मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन। टोटल मास m हो गया, वेलोसिटी। अब एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, इनिशियली इसके पास जो एनर्जी है दैट इज h न्यू, इसके पास जो एनर्जी दैट इज m नॉट c स्क्वायर, इसके पास जो एनर्जी है दैट इज m c स्क्वायर। मगर हम अच्छी तरह से जानते हैं h न्यू की जगह मैं लिख सकता हूं h c बाय लैम्डा प्लस m नॉट c स्क्वायर। m c स्क्वायर, जरा फोटॉन्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहला आर्टिकल देखो। इस m c स्क्वायर में इसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है और साथ में काइनेटिक एनर्जी। इनफैक्ट रेस्ट मास एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास पहले थी वो तो अभी भी है, जो कि काटी जा सकती है। जो फोटॉन से उसके पास एनर्जी मिली है वह उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। फोटॉन से मिलने वाली एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ये फोटॉन की एनर्जी h c बाय लैम्डा और ये इनकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, और वही चीज दिखेगी। अब h बाय लैम्डा की जगह पर हम लिख दें h बाय लैम्डा की जगह पर हम लिख दें mc mv। h बाय लैम्डा इज इक्वल टू mv इंटू c इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m से m कट गया, एक v से एक v कट गया, और इधर आ गया v इज इक्वल टू 2c। velocity of this electron becomes equal to 2c। अब आप सोचिए, इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करके इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाती है 2c, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या यह कभी संभव है? क्या यह कभी भी पॉसिबल है कि किसी सिस्टम की, किसी बॉडी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की दुगनी हो जाए? हम कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। और यदि यह बात इम्पॉसिबल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि इधर तो एक ऐसी चीज कंक्लूड हो रही जो कभी हो नहीं सकती। क्या गलती मास को काटने में है? नहीं। क्या गलती इस वेलोसिटी को काटने में है? नहीं। क्या गलती ये h c बाय लैम्डा इक्वल टू h बाय लैम्डा इक्वल टू लिखने में है? इधर भी नहीं। क्या गलती इस एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन को लिखने में है? इधर भी नहीं। क्या गलती इस मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन को लिखने में है? इधर भी। यहां से यहां तक तो मुझे कोई गलती नहीं दिखती है, और यदि यहां से यहां तक कोई गलती नहीं है और एक इम्पॉसिबल सा रिजल्ट आ रहा है, तो गलती इसके पहले कहीं पर है। एनर्जी कंजर्वेशन बोलने में, मोमेंटम कंजर्वेशन बोलने में भी कोई गलती नहीं, गलती इसके भी पहले। खास गलती है इस एजम्पशन में। यह एजम्पशन गलत है। लेट्स assume that this photon got completely absorbed। यह एजम्पशन गलत है।
हम कहते हैं कि एक स्टेशनरी फ्री और आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कभी नहीं कर सकता। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। आगे जाकर हम कॉम्पटन्स इफेक्ट पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया है। आगे जाकर हम कॉम्पटन्स इफेक्ट पढ़ेंगे। उस कॉम्पटन्स इफेक्ट में हम देखेंगे कि जब एक फ्री स्टेशनरी आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन टकराता है तो उसका स्कैटरिंग हो जाता है। हम कॉम्पटन्स स्कैटरिंग पढ़ेंगे। और उसमें हम यह देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन से जब एक फोटोन टकराता है तो इसके टकराने पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करने लगता है और एक दूसरा फोटोन इस तरह से एमिट हो जाता है। यह एक फ्री आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन पर जब फोटोन टकराएगा तो कॉम्पटन्स स्कैटरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने लगेगा और एक दूसरा फोटोन इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। मतलब कि यह फोटोन कंप्लीटली इस इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब कभी नहीं होगा। नॉट इन आवर सिलेबस, बस ऐसा होता है मैंने बताया और इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Now that's all regarding photons and photoelectric effect. That's all regarding X-rays. That's all regarding modern physics in our syllabus. अब इसके बाद हम अगले सप्ताह सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स करते हैं और अगले सप्ताह हम ये जो 12th बोर्ड का मॉडर्न फिजिक्स है इसको भी फिनिश करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, इनफैक्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही कराता हूं। बाय, गुड नाइट।